चलिए आज हम लोग वर्क एनर्जी पावर का सेकेंड टॉपिक में चलते हैं, दैट इज एनर्जी। वैसे एनर्जी एनर्जी कैन बी मैकेनिकल एनर्जी, मे बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, किसी भी फॉर्म में एनर्जी हो सकता है, बट हियर बाय एनर्जी वी मीन मैकेनिकल एनर्जी। और जो मैकेनिकल एनर्जी है दैट इज फर्दर अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। बेसिकली व्हाट इज द एनर्जी, what it means by energy, let us note down, these are all simple statements, हमें काफी चीजें याद रखना चाहिए। what is energy? energy is the ability to do work। अब by energy I mean mechanical energy, ठीक है, ability to do work। जिसके पास एनर्जी है वही वर्क कर सकता है। और यू कैन से अदरवाइज ए सिस्टम डज वर्क एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। जब भी कोई सिस्टम काम करेगा उसका एनर्जी घटेगा। जैसे ये पेन है, ठीक है, ये पेन को मैं नीचे लेके आया, वर्क इज डन बाय ग्रेविटी और अगेंस्ट ग्रेविटी। आप लोग क्या कहोगे जब ये पेन को मैं नीचे ले रहा हूँ, वर्क इज डन बाय ग्रेविटी एट द एक्सपेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इसका पोटेंशियल एनर्जी घट गया, है ना। सो जब भी कोई सिस्टम कुछ काम करता है उसका एनर्जी घटता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिस्टम की अगेंस्ट में हम काम कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है ना, ये एनर्जी बढ़ रहा है उसका। ऐसा लेकिन हर जगह नहीं है। अगर वो कंजर्वेटिव फील्ड होगा तो वार्डन बाय ए फील्ड विल रेफर टू लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम, वार्डन अगेंस्ट द फील्ड विल बी रेफरिंग टू गेन ऑफ एनर्जी इन द सिस्टम। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव है तो ऐसा कुछ होगा जरूरी नहीं। खैर मैं थोड़ी आगे की चीज अभी बोल दिया, आगे आगे वो सारे पॉइंट्स में आएंगे। सो व्हाट इज एनर्जी? इट इज द एबिलिटी टू डू वर्क, जिसके पास एनर्जी है वो काम कर सकता है। ए सिस्टम डज वर्क एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। सिस्टम जब भी काम करेगा उसका एनर्जी खर्चा होगा, ठीक। पॉइंट नंबर 2, मैकेनिकल एनर्जी of a system can be interpreted, or what can be is nothing but the total sum of kinetic energy and पोटेंशियल एनर्जी। ये स्टेटमेंट 100% वैलिड नहीं है। कोई सिस्टम में कितना मैकेनिकल एनर्जी है, जिसको हम कहते हैं सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी। बुक में भी आपको ये मिलेगा, इसलिए मैं ये लिख दिया, जबकि ये स्टेटमेंट सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है, इसके अलावा और एक एनर्जी होता है, दैट इज कॉल्ड प्रेशर एनर्जी, ठीक है। कोई बैलून में कुछ गैस रखा हुआ है प्रेशर में, अगर वो बर्स्ट करेगा तो इट विल बी एबल टू डू सम वर्क, तो दैट इज कॉल्ड प्रेशर एनर्जी। बट अब तक हम जितने चैप्टर पढ़ चुके हैं वी आर टॉकिंग अबाउट रिजिड बॉडीज, सॉलिड्स, तो प्रेशर एनर्जी को हम लोग काउंट में नहीं लेते हैं। जब हम फ्लूइड में पढ़ेंगे तो हमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ प्रेशर एनर्जी को भी पढ़ना पड़ेगा। कोई गैस है, गैस मोशन में है, व्हाट इज द टोटल एनर्जी हमें देखना पड़ेगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है, काइनेटिक एनर्जी कितना है, प्रेशर एनर्जी कितना है, वो सारा चीज हमें देखना पड़ेगा। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट सॉलिड्स इन मोशन, so you say only kinetic energy and potential energy, ठीक है। Thus in practice mechanical energy of a system is sum of kinetic energy, potential energy and pressure energy। लेकिन अभी हम लोग क्या लिख रहे हैं, kinetic energy and potential energy, because we are dealing with now rigid bodies। जब फ्लूइड्स के साथ बात करेंगे तो जब टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी की बात करेंगे। तो फिलहाल हम इन दोनों के बारे में बात करते हैं। Now let us go for next point, and the most important point we want to see about potential energy। वैसे पोटेंशियल एनर्जी बोलने से तुरंत दिमाग में आ जाता है mgh, नहीं ऐसा आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं, ये कुछ बहुत ही वास्ट एनर्जी है। हम बताते हैं इसके बारे में क्या है।
this energy is defined for conservative force fields. प्रीवियस क्लास हम लोग देख चुके हैं व्हाट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स. When the Warden by a force in moving a body from one point to other is independent of the path followed, the force is called conservative. Otherwise, if it is depending on the path, it is called non-conservative. We have understood. For conservative fields only, this energy is defined. You will get a term like gravitational potential energy because gravitational force is a conservative force. Spring potential energy because spring force is a conservative force. Electrostatic potential energy because electrostatic force is a conservative force. You will never get a term like magnetic potential energy. Magnetic force is non-conservative. Okay? Frictional potential energy. You will never get terms like this. So potential energy is a term which is defined only for conservative forces. How it is defined? It is the energy associated with a body due to its position in the conservative field. ये कौन सा एनर्जी है? ये ऐसा एक एनर्जी है जो बॉडी के पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है. कोई कंजर्वेटिव फील्ड में कोई बॉडी कहाँ पे है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है. ये डेफिनेशन, ये हल्का फुल्का डेफिनेशन हम क्लास 10 लेवल में भी, लोअर क्लास में भी जानते थे. तो व्हाट इज एग्जैक्टली द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विथ ए बॉडी और सिस्टम ऑफ मासेस? लेट अस सी. विल गो फॉर नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3. Potential energy of a body at any position in a conservative field with respect to a position, a reference. With respect to a reference, समझाता हूँ क्या है मतलब. With respect to a reference is defined as the work done against the conservative force in moving the body from point of reference. कितना लंबा डेफिनेशन है. Point of reference to point of concern through any path. मैं सारा एडजेक्टिव को, पॉसिबल थ्योरी को इसके अंदर इंक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूँ. बुक वाले डेफिनेशन को करेक्टली नहीं लिखते और दे क्रिएट कंफ्यूजन्स. नॉट द डेफिनेशन विल बी आस्क्ड इन योर स्कूल एग्जाम एनीवेयर. दे विल नॉट आस्क यू टू डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी. बड़ा कंफ्यूजिंग है. आप देखोगे कुछ बोलते हैं कि उसको धीरे धीरे लेके आना है जो वर्क होगा, विदाउट एक्सेलरेशन लेके आएगा जो वर्क होगा. बट असलियत में क्या है? इट इज द वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स. क्या बोल रहा है स्टेटमेंट? बोल रहा है कोई एक सिस्टम है, ये सिस्टम में यहाँ पे पूछा है कोई ब्लॉक रखा है. व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस. यहाँ पर एक रेफरेंस माना गया. रेफरेंस मतलब ये बेस पॉइंट है. यहाँ से विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट इसके पास क्या पोटेंशियल एनर्जी है. ठीक है ना. रिलेटेड टू दिस और रिलेटेड टू दिस इसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी है. मतलब यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी को आप 0 मान लो. रेफरेंस का पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है, ऐसे करके पूछा गया. ठीक है. तो आपको क्या करना है? यू हैव टू मूव दिस मास फ्रॉम पॉइंट ऑफ रेफरेंस टू पॉइंट ऑफ कंसर्न थ्रू एनी पाथ. कैसा भी रास्ते में लेके आओ,
कैसे भी रास्ते में लेके आओ, कोई जरूरी नहीं है सीधा सीधा लेके आओगे, कैसे भी रास्ते में लेके आओ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इट इज ए कंजर्वेटिव फील्ड, द वार्डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। आप इस रास्ते में इसको लेके आओ और देखो कि इसको यहां से यहां तक लाने में अगेंस्ट द फोर्स कितना वर्क हुआ है। ठीक है, unless until we go for specific potential energies it will be difficult on your part to understand। थोड़ा सा खाली समझ लो, कोई बॉडी को रेफरेंस से यहां तक किसी भी रास्ते में लेके आओ, देखो व्हाट इज द वार्डन अगेंस्ट द फोर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको याद रखना है, व्हाट इज द वार्डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, ये बड़ा जरूरी है। अगेंस्ट वाला वर्ड को मिस मत करना, ये मिस कर जाओगे सब गड़बड़ हो जाएगा। वार्डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स in moving the body, कहां से कहां तक, from point of reference to point of concern। थोड़ा सा आपको एक फील देने के लिए मैं बताता हूं, सपोज आई विल गो फॉर द केस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ताकि आपको समझ में आ जाए। हम लोग अभी स्पेसिफिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, कोई इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं, इन जनरल वी आर टॉकिंग। दिस डेफिनेशन इज एप्लीकेबल फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जितने सारे पोटेंशियल एनर्जी सबके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल लेंगे तो शायद आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। कोई पूछेगा यहाँ पर कोई एक मास m रखा है, इस व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस मास विथ रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस। डेफिनेशन देखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी एट एनी पोजीशन इन ए कंजर्वेटिव फील्ड, यहाँ तक समझ में आया, विथ रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस, हाँ रेफरेंस दिया गया, इज आल्सो समझ में आया, इज डिफाइंड एज वार्डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। जब ये मास को हम यहां से यहां तक उठा के लेके आएंगे, रास्ते में हम लेके जा रहे हैं उसको, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ है, वर्क इट ऑन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स और अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑब्वियसली यू आर मूविंग अप, फोर्स इज डाउनवर्ड्स, यू आर मूविंग अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहां से यहां तक जाने में वर्क इट ऑन बाय ग्रेविटी और अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी कितना वर्क हुआ, mgh। तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी कितना है, mgh। आई होप नाउ यू आर एबल टू कोरिलेट द स्टेटमेंट विद द पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रहा है क्या, है ना? जैसे इस केस में हुआ वैसे हर एक केस में जैसे मान लो कि कोई एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी रखा है, यहाँ पर कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज है Q है, ये कोई एक फिक्स्ड स्फीयर है। आप जानते हो कि दोनों के बीच में रिपल्सन हो रहा होगा क्योंकि लाइक चार्ज है। अगर पूछा गया कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी इन मूविंग दिस और व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज हियर विथ रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस, तो आपको क्या करना है, ये पॉजिटिव चार्ज को रेफरेंस से यहां तक लेके आना है। जब आप लेके आ रहे थे ये फोर्स उसको रिपेल कर रहा था, मतलब वर्क वाज डन अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स। सो आप कहोगे इट इज द वर्क डन अगेंस्ट रिपल्सिव फोर्स, जो भी वर्क हुआ दैट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी हियर। मतलब ये चार्ज को यहां से यहां तक लाने में अगेंस्ट रिपल्सिव फोर्स ज्यादा वर्क होगा कि यहां से यहां तक लाने में अगेंस्ट रिपल्सिव फोर्स ज्यादा वर्क होगा? बताओ तो, ए तक लाने में अगेंस्ट द फोर्स ज्यादा वर्क हुआ कि बी तक लाने में अगेंस्ट द फोर्स ज्यादा वर्क हुआ? बी तक, बिकॉज यू आर मूविंग मोर डिस्टेंस अगेंस्ट द फोर्स। So when you are moving more distance against the force, potential energy is more। मतलब इस रीजन में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो B पे ज्यादा है, A पे कम है। समझ में आ रहा है क्या? तो as much you move against the force, the potential energy will go on increasing। तो फिलहाल आप डेफिनेशन को एक्सेप्ट कर लीजिए, मैं डेफिनेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको डिटेल्स में बताऊंगा, आप ये देख लीजिए। चलो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट करते हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी को मैं U से डिनोट करना चाहता हूं, कैपिटल U से। पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कैपिटल U से डिनोट करेंगे, कैपिटल U। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी एट एनी पोजीशन इन ए कंजर्वेटिव फील्ड। ध्यान रहे इट इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फील्ड्स। इन ए कंजर्वेटिव फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस इज डिफाइंड एज वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम पॉइंट ऑफ रेफरेंस टू पॉइंट ऑफ कंसर्न। क्या ये स्टेटमेंट थोड़ा बहुत सबको हजम हुआ? तो U हो गया पोटेंशियल एनर्जी, हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ U रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अभी हम बाय डेफिनेशन देखें, क्या देखें, लेट F इज द कंजर्वेटिव फोर्स। अगर F हो गया कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है,
F हो गया कंजर्वेटिव फोर्स, देन वर्क डन against F over a small displacement dx. Let F is the conservative force, work done against F in moving or over a small displacement F. कैसे निकालेंगे? is equal to small gain in potential energy. जब हम कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में छोटा सा डिस्टेंस जाएंगे, छोटा सा पोटेंशियल एनर्जी गेन करेंगे, ज्यादा डिस्टेंस जाएंगे, ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी गेन करेंगे, ठीक है ना? तो द वर्क डन अगेंस्ट F ओवर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx इज द स्मॉल गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। ये हमें समझ में आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे? कहेंगे कि du द स्मॉल गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट F, वर्क डन बाय F क्या होता है? F डॉट dx। वर्क डन अगेंस्ट F क्या होगा? माइनस, ये माइनस साइन कहां से आया? समझ में आया? वर्क डन बाय F ओवर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx इज F डॉट dx, बट du क्या है? गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, स्मॉल गेन इन पोटेंशियल एनर्जी फॉरवर्ड फॉर वर्क डन अगेंस्ट F। वर्क डन अगेंस्ट F को कैसे लिखेंगे? माइनस F dx। नेगेटिव साइन indicates du is work done against F, against the variable force F और कंजर्वेटिव फोर्स F। ये जो कंजर्वेटिव फोर्स कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, against F। सो आपको मिला du is equal to माइनस एफ डी एक्स। और यहां से आप चाहो तो कंजर्वेटिव फोर्स को ऐसे निकाल सकते हो du बाय dx। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आप इसको लिखोगे i कैप, ऐसे लिखो, ठीक है। नाउ एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट du बाय dx, ये dx इज अ वेक्टर था, ये डिवाइड हुआ, द टर्म इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट, ठीक है। रिमेंबर ग्रेडियंट एक ऐसा चीज है वो हरदम कोई स्केलर क्वांटिटी के लिए निकाला जाता है, बट निकलने के बाद ये वेक्टर बन जाता है। जैसे टेम्परेचर इज ए स्केलर, टेम्परेचर ग्रेडियंट इज ए वेक्टर, पोटेंशियल इज ए स्केलर, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज ए वेक्टर, पोटेंशियल एनर्जी इज ए स्केलर, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट इज ए वेक्टर। बट वो ग्रेडियंट वाला चीज आपकी कोर्स में ज्यादा एलाबोरेट नहीं किया गया है, याद रहे हायर क्लासेस में, हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आप इसको पढ़ोगे। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट हुआ, ये क्या है? F इज इक्वल टू माइनस du बाई dx आई के। ये एक बड़ी काम की फॉर्मूला है, आपको इसको देख के याद रखना है कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द कंजर्वेटिव फोर्स इन ए रीजन। कोई रीजन में कंजर्वेटिव फोर्स कैसे पता करेंगे, ठीक है। ध्यान रखें कि अगर हम देखेंगे कि u इज ए फंक्शन ऑफ x, तो f निकालने के लिए हम लिखेंगे du बाई dx। अगर u is a function of y, we'll write du by dy and accordingly we'll write j cap and so on, ठीक है। जगह देख के हम लोग ठीक ठाक इसको accordingly x, y और z के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, i cap, j cap और k cap लिखेंगे। Just for sake of example मैं कहूँ, in a conservative field the potential energy at any distance or at any distance x from origin is given by u is equal to say 3x square plus 2x। एनर्जी है तो जूल्स रहेगा, J फॉर जूल्स यूनिट है। Find acceleration of a mass of 4 kg kept at the point x is equal to 2 suppose, या फिर x is equal to 10 ले लेते हैं, x is equal to 5, ठीक, x is equal to 5 मीटर।
पूरा सिंपल क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये बताया कि कंजर्वेटिव फोर्स कैन बी रिलेटेड टू द पोटेंशियल एनर्जी बाय दिस फॉर्मूला। बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। एंड दिस इज द फॉर्मूला व्हिच विल बी यूज्ड इन क्लास 12 आल्सो व्हेन वी विल गो फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ पर ये क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन को देने के पीछे ओनली मकसद है कि आपको ये फॉर्मूला का कुछ फीलिंग आए कि फॉर्मूला क्या कहता है। दिया है the conservative field, in a conservative field the potential energy at any distance x from origin, at any distance x from origin the potential energy is given by this. Find the acceleration of a mass of 4 kg kept at the point x is equal to 5. अगर ऐसा है तो पहले देखिए सॉल्यूशन क्या दिया है। u दिया है 4, कहाँ गया, u दिया है 3x square plus 2x जूल्स, है ना। अच्छा, तो क्या हम फोर्स निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। क्या होगा फोर्स? इट इज माइनस du बाई dx, और ये आपका विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो i कैप लिखेंगे। दारो कितना आ रहा है, इससे क्या पता चला, देखो तो f का वैल्यू, f इज कमिंग आउट टू बी माइनस साइन तो रहेगा, माइनस 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 6 इंटू एक्स, 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2, और विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो लिखेंगे i कैप। सो दिस इज द फोर्स। इफ दिस इज व्हाट इज द फोर्स, बताओ तो फिर एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स बाय मास। कहां पे एक्सीलरेशन पूछा है, पूछा है फाइंड द एक्सीलरेशन एट x इज इक्वल टू 5, तो आप कहोगे 8 x इज इक्वल टू 5, फोर्स क्या हो जाएगा, 5 डालिए, 30 प्लस 2 इज माइनस 32, इज माइनस 32 आई के न्यूटन, है ना। ये हो गया फोर्स। अगर ये हो गया फोर्स तो फिर क्या होगा एक्सीलरेशन, फोर्स बाई मास। एक्सीलरेशन हो जाएगा फोर्स बाई मास। फोर्स तो निकल चुका है माइनस 32 आई के, मास कितना है 4 kg। क्या आप इसका एक्सीलरेशन नहीं निकाल सकते? क्या हो जाएगा एक्सीलरेशन, ओहो, इस केस में क्या हो जाएगा एक्सीलरेशन बताइए, फोर्स बाई मास करने से कितना हो गया 32/4 इज कमिंग आउट टू बी माइनस 8 आई के मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस 8 आई के मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये होगी आपकी acceleration is force by mass minus 32/4, 4 डिवाइड करो तो हो गया माइनस 8 आई के मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आपको पता चल गया फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द फोर्स, फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन। पोटेंशियल एनर्जी जैसा वेरिएशन दिया है उसको देख के सारा कुछ चीजें निकल के आ गया, ठीक है। चलिए ये जो चीजें हमें समझ में आया इसको थोड़ा और इलाबोरेट करते हैं। व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, अभी हमें समझ में आया कि if the conservative force ये क्या हुआ, it is coming out to be minus du by dx into I cap, ये हम समझ चुके हैं क्या मतलब है। Now du by dx क्या होता है, du by dx is the slope of u versus x डायग्राम। क्या ये चीजें समझ में आता है? शायद नहीं आता होगा, शुरू में बताए थे, आप में से हर कोई ज्वाइन नहीं किया था तब। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक कर्व है, ये y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो मतलब y का x का अलग अलग वैल्यू के लिए y का अलग अलग वैल्यू मिलेगा। सपोज y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x, x इक्वल टू 1, y का एक वैल्यू मिला, x इक्वल टू 2, y का दूसरा वैल्यू मिला, सारा पॉइंट को लिए जोड़ दिए, सो यू गेट ए कर्व लाइक दिस। अभी आपको पूछा गया कि बताओ फॉर दिस कर्व व्हाट इज द स्लोप एट दिस पॉइंट। हमें इस पॉइंट में स्लोप निकालना है। स्लोप निकालने का तरीका क्या हुआ, आपको क्या करना है, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद देखना है कि ये टेंजेंट
यहाँ पर कितना एंगल कर रहा है, tan थीटा इज द स्लोप। ओके, ऐसे tan थीटा इज द स्लोप हियर। ठीक है, नाउ ऐसे tan थीटा इज द स्लोप, ये पॉइंट में स्लोप है tan थीटा। समझाने के लिए मैं क्या करता हूं, आई कंसिडर ए स्मॉल लेंथ dx along x axis and a small length dy along y axis. Now if this angle is theta and I draw a line like this angle will be also theta, and this length is dy, this length is dx, then what is tan theta? Tan theta, the slope is given by dy by dx. समझ में आया क्या? If y is a function of x, slope of the curve at any point can be found as dy by dx. समझ में आया? समझ में आया नहीं आया जानने के लिए मैं थोड़ा और एलाबोरेट करूं। सपोज हम कहेंगे फॉर y is equal to mx plus c, स्लोप क्या है? What is the slope here? You know m, हमें मालूम नहीं है, आपको मालूम है, हमें मालूम नहीं है। हम क्या करेंगे? dy by dx निकालेंगे। dy by dx निकालो तो mx का हो जाएगा mc का हो जाएगा 0, so the slope is represented by m। समझ में आया क्या? तो कोई भी कर्व का किसी भी पॉइंट में स्लोप निकालना है, जस्ट यू फाइंड dy by dx। so if y is equal to a function of x, dy by dx is the slope, ये हमें मालूम है। अगर ये मालूम है फिर वापस अपनी चैप्टर में आए हम, क्या है ये जो tan थीटा उसको क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं। दिस tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप, स्लोप इज tan थीटा। अच्छा, स्लोप और ग्रेडियंट ऐसे कहते हैं। अच्छा, अगर ये समझ में आ गया तो सोचो तो ये जो हमारा y वर्सेस x डायग्राम है तो dy by dx हो गया स्लोप। अगर हम u को इन टर्म्स ऑफ x ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, सपोज वी प्लॉट द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी विथ x, तो व्हाट डज द स्लोप, हाउ यू रिप्रेजेंट द स्लोप, स्लोप ऑफ द कर्व एट दिस पॉइंट क्या हो जाएगा? tan थीटा, एंड हाउ विल कॉल इट? tan थीटा इज du by dx। बस इतने सारा कहने के पीछे मेरा मकसद ये था कि du by dx इज द स्लोप ऑफ u वर्सेस x डायग्राम। ठीक है, तो फोर्स क्या हो गया? F क्या हो गया? F हो गया माइनस ऑफ स्लोप, ये याद रखना, नेगेटिव ऑफ द स्लोप, है कि नहीं? तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? फोर्स क्या हो गया? माइनस ऑफ द स्लोप, और ये आई कैप है तो आई कैप रहेगा, जे कैप है तो जे कैप रहेगा। समझ में आ रहा है? ये चीज समझ में आया कि नहीं आया जानने के लिए मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करवाना चाहता हूं, क्योंकि डायरेक्टली इसके ऊपर ही छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलिए, क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ऐसे दिया है, वेरिएशन ऑफ potential energy along x-axis, variation of potential energy along x-axis, is shown। plot the variation of force along x-axis। तो क्या दिया है? मैं इसको भगाता हूं यहाँ इसको भगाता हूं, और मैं दे रहा हूं यहाँ पे कि पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन दिया है। यू आर गिवन द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कैसा दिया है? दिया है कि पोटेंशियल एनर्जी ऐसा बढ़ गया, ऐसा हो गया, फिर ऐसे हो गया। ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस में पोटेंशियल एनर्जी कैसे बदल रहा है वो दिया हुआ है। हमें क्या प्लॉट करना है कि हाउ इज द वेरिएशन ऑफ द फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस हमें प्लॉट करना है। चलिए हम फोर्स का वेरिएशन को प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, और पोटेंशियल एनर्जी का जो वेरिएशन दिया है उसका वैल्यूज भी दिया हुआ है। क्या दिया है? ये वैल्यू दिया है से इट इज 10,
और ये जूल्स में दिया है, इन जूल्स, ठीक है। और ये दिया कितना है, ये दिया है 5, ये कितना दिया है, इट इज 8, ये कितना दिया है, इट इज दिया है 10, x कितना दिया है, इन मीटर, ऐसे करके दिया है, x इज इन मीटर। हमें प्लॉट करना है वेरिएशन ऑफ फोर्स। हाउ इज द वेरिएशन ऑफ फोर्स वी वांट टू सी। थोड़ा ध्यान से देखिए, सेम स्केल में अगर मैं फोर्स प्लॉट करने की कोशिश करूंगा, मतलब यहाँ तक फोर्स कैसा है, इसके नीचे फोर्स कैसा है, इसके नीचे फोर्स कैसा है, दीज आर द थिंग्स आई वांट टू ड्रॉ। अच्छा, सीधे सीधे ड्रॉ करना चाहेंगे। यहाँ पे देखिए कि जब हम यहाँ इस जोन में फोर्स कितना है, यहाँ पर स्लोप कितना है, स्लोप ऑफ द कर्व, ये स्लोप ऑफ द u वर्सेस x डायग्राम कितना होगा, स्लोप tan थीटा, और tan थीटा कितना होगा 10/5 है कि नहीं। स्लोप कितना होगा यहाँ पे 10/5, स्लोप 2 होगा, समझ में आ रहा है। अगर स्लोप हुआ 2, फोर्स क्या है, माइनस ऑफ द स्लोप, मतलब यहां से यहां तक हर जगह स्लोप -2 है, सॉरी स्लोप 2 है तो फोर्स -2 है, तो प्लॉट करेंगे ऐसे, क्या लिखेंगे -2 न्यूटन। 5 से 8 तक द पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट। 5 से 8 तक पोटेंशियल एनर्जी अगर कांस्टेंट है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, du/dx क्या होगा 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो यहाँ पे स्लोप 0 है। 0 है तो फोर्स क्या हो जाएगा इस जोन में, अगर स्लोप 0 हो गया तो फोर्स भी 0 हो गया, ये गया ऐसे। यहां से यहां तक स्लोप कितना है, अगेन tan थीटा, this height is 10, this is 2, so 10/2 is 5, but it is decreasing, so you say this slope is -5, this is a line with negative slope, है ना। स्लोप हो गया -5, स्लोप अगर हो गया -5 तो आप क्या कहोगे, फोर्स कितना होगा माइनस ऑफ स्लोप, मतलब +5, तो ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना। और फिर ग्राफ यहाँ पे खत्म हो गया, ये वैल्यू कितना हुआ, ये हुआ +5 न्यूटन। So this is what is the plot of variation of force along x-axis. For 0 to 5, the force is -2 I cap newtons. Between 5 and 8, there is no force. Between 8 and 10, there is a force of 5 newton I cap 5 I cap newton. समझ में आ रहा है। तो अगर आपको du/dx मालूम है तो आप फोर्स निकाल सकते हो। यही स्टेटमेंट को लेते हुए आगे बढ़ रहे और कुछ चीजें समझने की कोशिश कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, अभी देखिए, सपोज हम कहेंगे किसी एक जोन में पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन दिखने में कुछ ऐसा है। सपोज ऐसे द पोटेंशियल एनर्जी इज लाइक दिस और लाइक दिस, ठीक है। अगर पोटेंशियल एनर्जी ऐसा है या फिर ऐसा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी लोकली मैक्सिमम, ये लोकली मिनिमम। अच्छा, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द कर्व एट दिस पॉइंट, स्लोप क्या होगा, ड्रॉ ए टेंजेंट। देखो ये एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल कर रहा है, tan थीटा इज द स्लोप। अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ये एक्स एक्सिस के साथ 0 एंगल कर रहा है, tan 0 होता है 0। सिमिलरली व्हाट इज द स्लोप ऑफ द कर्व एट दिस पॉइंट, अगर मैं आपको बात कर रहा हूं लोएस्ट पॉइंट में, ये x एक्सिस है, ये u है, so at this point and at this point the slope is coming out to be 0 because the tangent is parallel to x axis। समझ में आया क्या? इसका मतलब अगर स्लोप 0 है तो आप कहोगे the force is also 0, है ना। जब भी कोई बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 है तो हम कहेंगे बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, so the body is in equilibrium when the u is maximum और minimum। अब पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई बॉडी जब हायर पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर करता है तो उसका हरदम टेंडेंसी रहता है लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाने के लिए। एवरीबॉडी ऑलवेज टेंड्स टू गो एफर्टलेसली टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल एनर्जी, है ना। वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर अल्टीट्यूड टू लोअर अल्टीट्यूड, हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, है ना।
तो यू से एयर ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, एवरीथिंग ऑलवेज ऑटोमेटिकली टेंड्स टू गो टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन। तो जब कोई बॉडी हायर पोटेंशियल एनर्जी में है वो वहां से भाग के लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ भागने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर जो उसके पास इक्विलिब्रियम है दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। समझ में आया? तो क्या देखे बिट नंबर 2 में, फॉर ए बॉडी इन इक्विलिब्रियम द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो, मतलब माइनस ड्यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब स्लोप ऑफ u वर्सेस x डायग्राम, स्लोप ऑफ u वर्सेस x डायग्राम इज इक्वल टू जीरो। तो स्लोप जीरो कहां पे हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों केस में ड्यू बाई डी एक्स आपका जीरो हो रहा है, तो हम कहेंगे कि केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम है। सो क्या लिखेंगे हम? Thus when or the body will be in equilibrium, कौन सा इक्विलिब्रियम? You say stable equilibrium, when potential energy is minimum and unstable equilibrium, and in unstable equilibrium when potential energy is maximum, potential energy is maximum। स्टेटमेंट देखने में कितना सिंपल लगता है, लेकिन एप्लीकेशन उतना ज्यादा सिंपल नहीं। थोड़ा मैं उसको जस्टिफाई कर देता हूं क्योंकि आपको तो कोई शॉर्ट नोट मांगने वाला है नहीं। पोटेंशियल एनर्जी जब ज्यादा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्यों है, पोटेंशियल एनर्जी जब कम है स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्यों है? क्योंकि ये जनरल टेंडेंसी है हर एक बॉडी का टू गो फ्रॉम हायर पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन। जिसका पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है वो ज्यादा अनस्टेबल, जब आप खड़े हो तब आप ज्यादा अनस्टेबल है, कोई धक्का मारने से जल्दी गिर जाओगे, कि जब लेटे हुए तो पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, तो यू आर मोर स्टेबल। लोअर इज द पोटेंशियल एनर्जी, मोर इज द स्टेबिलिटी, है ना। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे भी ड्यू बाई डी एक्स जीरो है, यहाँ पे भी ड्यू बाई डी एक्स जीरो है, ये दोनों ही पोजीशन में ड्यू बाई डी एक्स जीरो हो रहा है, क्योंकि द tangent is making zero angle with the x axis। दोनों ही केस में ड्यू बाई डी एक्स जीरो है, दोनों ही केस में बॉडी इक्विलिब्रियम में रह सकता है, लेकिन दिस पोजीशन विल रेफर टू स्टेबल इक्विलिब्रियम, सॉरी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, दिस पोजीशन विल रेफर टू स्टेबल इक्विलिब्रियम। जो लोअर पोटेंशियल एनर्जी में है वो ऑटोमेटिकली हायर पोटेंशियल एनर्जी में नहीं जाएगा, उसको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत है। जो हायर पोटेंशियल एनर्जी में है वो अपना एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी गवा के उसको काइनेटिक एनर्जी या फिर किसी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करके लोअर पोटेंशियल एनर्जी में ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो हम क्या देखें स्टेटमेंट को थोड़ा, फॉर ए बॉडी इन इक्विलिब्रियम f is equal to 0 implies minus du by dx is equal to 0, that means slope of u versus x diagram is 0, thus the body will be in equilibrium when potential energy is minimum, in stable equilibrium when the potential energy is minimum, and in unstable equilibrium when potential energy is maximum। कंफ्यूजन यहाँ पे शुरू होता है, अगर du by dx 0 हो गया किस जगह पे, हम कैसे पता करेंगे कि वो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी वाला पोजीशन है कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाला पोजीशन है ना। अगर पोटेंशियल एनर्जी का ऐसे डायग्राम दिया होगा तो हम देख के कह लेंगे कि हाँ यहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, और यहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। बट इन जनरल कैसे पता करेंगे? लेट अस सी, आई विल गिव यू ए सिंपल सा केस। सपोज हम कहेंगे potential energy of the body at any point or on x axis, at any point on x axis
इज गिवन बाय, ऐसा करके दिया, गिवन बाय U इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी क्या दिया है कि इट इज 3x स्क्वायर प्लस से प्लस 24x, 3x स्क्वायर माइनस, मैं कर दूं मान 3x स्क्वायर माइनस 24x जूल्स, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज गिवन बाय 3x स्क्वायर माइनस 24x, ठीक है। अच्छा, अगर ये बात है, चलिए पता करते हैं कि इस बॉडी का पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है। क्या निकालना है, क्वेश्चन में दिया है, फाइंड एट व्हाट वैल्यू ऑफ x the body can remain in equilibrium. Also specify the type of equilibrium, ठीक है। आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो, क्या दिया है, कोई सिस्टम में कोई एक सिस्टम रखा है जिसमें अलोंग एक्स एक्सिस अलग अलग जगह पे अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी है, एंड एट एनी पोजीशन एट एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस द पोटेंशियल एनर्जी इज दिस, ठीक है। पूछा है कौन सा वैल्यू ऑफ एक्स के लिए बॉडी इक्विलिब्रियम में रह सकता है। कहां पर बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगा, जहां पर उसके ऊपर फोर्स जीरो होगा। फोर्स कहां पे जीरो होगा, फोर्स जीरो होगा मतलब ड्यू बाई डी एक्स जीरो होगा, है कि नहीं। चलिए निकालते हैं। सो मैं कैसे कर रहा हूँ सिस्टमेटिकली, देखिए एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर फंक्शन कुछ दूसरा रहेगा, फॉर्मूला विल बी, तरीका विल बी द सेम। सॉल्यूशन फॉर इक्विलिब्रियम द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। अगर फोर्स जीरो हो गया तो आप जानते हो कि फोर्स इज माइनस ड्यू बाई डी एक्स, माइनस ड्यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब ड्यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब ड्यू बाई डी एक्स करो, ये चीजें दिया गया है आपको। ड्यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2x टू द पावर 2 माइनस 1 माइनस 24 इंटू 1 इंटू x टू द पावर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। ड्यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्या मिला 6x माइनस 24 इज इक्वल टू जीरो, और x इज इक्वल टू 4 मीटर। At x is equal to 4 the body can remain in equilibrium. पोटेंशियल एनर्जी बदल रहा है, अलग जगह पे अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन कहां पर रखने से वो बॉडी रेस्ट में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, जहां पर फोर्स जीरो है। फोर्स कहां पर जीरो है, जहां पर ड्यू बाई डी एक्स जीरो है, जहां पर ड्यू बाई डी एक्स जीरो है वहां पर x कितना है, x इज इक्वल टू 4। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या, यस, x इज इक्वल टू 4 है, x इज इक्वल टू 4 पे बॉडी इक्विलिब्रियम में रह सकता है। अब हमें समझना है कि ये जो x इज इक्वल टू 4 में जो बॉडी इक्विलिब्रियम में है वो किस टाइप का इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है ना। चलिए पहले हम फोर्स का फॉर्मूला निकालते हैं, फोर्स का फॉर्मूला निकालते हैं। अच्छा, अगर हम फोर्स का फॉर्मूला निकालेंगे तो यहाँ पे फोर्स क्या है, देखो तो इट इज कमिंग आउट टू बी फोर्स F इज इक्वल टू माइनस ड्यू बाई डी एक्स आई के, माइनस ड्यू बाई डी एक्स आई के, है कि नहीं। ड्यू बाई डी एक्स अभी अभी तो निकाले थे, क्या था 6x माइनस 24 आई के, तो फोर्स इज दिस, है ना। जहां पर u का वेरिएशन ऐसे हो रहा है वहां पर फोर्स तो यही है, माइनस ड्यू बाई डी एक्स आई के, तो एक माइनस साइन तो मैं छोड़ दिया, 6x माइनस 24, एक माइनस साइन को छोड़ दिया मैं यहाँ पे, मुझे माइनस साइन लिखना चाहिए, माइनस साइन लिखूंगा तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा ऐसे, तो द फोर्स इज दिस। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, इट इज माइनस 6x प्लस 24 आई के। अब शायद समझने के लिए आपको आसान होगा। फोर्स हमें नहीं पूछा गया था, हमें पूछा गया था कहां पर बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगा, और जो कि हम निकाल चुके हैं कि x इक्वल टू 4। बस हमें ये पूछा गया है स्पेसिफाई द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम,
ये बॉडी यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है, समझ में आ रहा है, लेकिन किस टाइप का इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है कि अनस्टेबल है कि क्या है, हमें पता करना है। चलिए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम फोर्स पता कर चुके हैं। कोई बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब कहते हैं? एक तो तरीका हुआ कि उसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होना चाहिए, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी जब मैक्सिमम होता है, लेकिन ये तो हमें देखना पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है कि मिनिमम है। मोस्ट ऑफ द बुक्स में उस तरीके से करते हैं। वो क्या करते हैं, दे गो फॉर द सेकंड डेरिवेटिव, फिर देखते हैं कि वो सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, ऐसे करके करते हैं। ठीक है, हम ही कर सकते हैं इसे, लेकिन दो बार डेरिवेटिव शायद आपको पसंद नहीं होगा, फिर भी मैं बता दूंगा दोनों मेथड। यहाँ पर एक दूसरा एनालिटिकल मेथड है, ये देखिए। अब क्या देखें हम, x = 4 पे कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया x = 4, यहाँ पर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है। हम ये बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है कब कहेंगे, जब इसको थोड़ा सा इधर भगा दोगे, छोड़ दोगे, वापस आ जाएगा, इधर भगा दोगे, छोड़ दोगे, वापस आ जाएगा। If you give a small disturbance force and the body restores its original position, you say it is in stable equilibrium। थोड़ा सा धक्का दोगे, भाग जाएगा, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है कि नहीं। चलिए देखते हैं। x = 4 में ये हाल था। x = 5 में क्या है बताओ तो। x = 5 में इसके ऊपर क्या फोर्स आएगा? x = 4 में क्या फोर्स है? -24 + 24 0। अच्छा, यहाँ पे है फोर्स 0। x = 5 में डालो तो -30 + 24 क्या हो गया? -6i²। तो फोर्स आया -6i²। मतलब फोर्स ऐसा है। अगर ये बॉडी को हम इधर को ढकेल देंगे, फोर्स इसके ऊपर इधर को आ रहा है। ये बॉडी को अगर हम इधर को ढकेल देंगे तो 3 की तरफ ले आओ, 3 डालो, कितना आ रहा है? इट इज -18 + 24 क्या हो गया? +6। दैट मींस इसके ऊपर जो फोर्स आ रहा है +6i²। इसको इधर लाओ तो इसके ऊपर इधर को फोर्स आता है, उधर ले लो तो इधर को फोर्स आता है। ये किस किस्म का इक्विलिब्रियम है? स्टेबल है कि अनस्टेबल है? सोचो, इसको थोड़ा इधर ले लिए, फोर्स इसको ढकेल के इधर ला रहा है, इसको इधर ले आए, फोर्स इसको ढकेल के इधर ले रहा है। तो कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल कि अनस्टेबल? स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये आंधी से भी हमें पता चल गया कि द बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, देयर इज अदरवाइज मेथड आल्सो एनालाइजिंग। ये मेथड भी आपको जानना जरूरी है, कभी कभार हो सकता है काम में आ जाएगा। टू मेथड टू फाइंड आउट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या करना है? फाइंड d/dx ऑफ du/dx। ठीक है, फाइंड d/dx ऑफ du/dx at the position of equilibrium if d/dx of du/dx is equal to positive, then is equal to positive, then the position is unstable equilibrium, and if it is negative, then the position is stable equilibrium, और अगर 0 आया तो it is neutral equilibrium, it is neutral equilibrium। क्या आपको du/dx निकाल दी? You got du/dx। जैसे आप du/dx निकाल दिए, यहाँ पर क्या निकला? x = 4। आप जानना चाहते हो ये पोजीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए है, क्योंकि इस पोजीशन में फोर्स 0 है, हम समझ चुके हैं, फोर्स इज 0। बट ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है? तो चलो u दिया गया था 3x² - 24x।
वी आर रिपीटिंग टू आवर क्वेश्चन। u दिया गया था 3x स्क्वायर माइनस 24x और हम निकाल दिए du बाई dx निकाल दिए तो ये आ गया 6x माइनस 24। ठीक है, 8x इज इक्वल टू 4। हमें जानना है कि x इज इक्वल टू 4 स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। सो बिफोर वी गो फॉर x इज इक्वल टू 4, लेट अस फाइंड आउट d बाई dx ऑफ du बाई dx। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है देखो तो du बाई dx का, ठीक है, तो इसका अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं 6x माइनस 24 था, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या हो रहा है देखो तो ये टू बी 6। तो अभी हम देखें फिर d स्क्वायर u बाई dx स्क्वायर, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ du बाई dx इज पॉजिटिव, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये नेगेटिव आया, पॉजिटिव आने का मतलब होता है कि पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, सो इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। नेगेटिव आने का मतलब हुआ पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एंड दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था। ठीक है, ये बात। तो देखो तो अभी ये आया d बाई dx ऑफ du बाई dx इज कमिंग 6। अभी अगर x का वैल्यू हम इसमें 4 डालते हैं, कुछ भी डालते हैं, क्या फर्क पड़ता है? इट इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव। सो द बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम 8x इज इक्वल टू 4, क्योंकि आंसर पॉजिटिव आया। समझ में आया? ध्यान रहे यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था। क्या मिस्टेक था? d बाय, हाँ, जब ये पॉजिटिव आता है का मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। नेगेटिव आने का मतलब हुआ पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, तो मैक्सिमम होने से अनस्टेबल हो जाएगा, यहाँ पर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। लिटिल करेक्शन रिक्वायर्ड। तो टू फाइंड द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम हमें क्या करना है? पहले आप ये निकालो, एट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इफ d by dx is equal to d by dx of du by dx is positive, then the position is stable equilibrium। और अगर नेगेटिव आया then the position is unstable equilibrium, और जीरो आया it is neutral equilibrium। तो हम क्या देख रहे हैं? हमारा केस में u दिया गया था 3x square minus 24x, du by dx is equal to 6x minus 24, और d by dx of du by dx मतलब इसका फर्दर डेरिवेटिव कर रहे हैं, फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। कितना आएगा? 6, so which is looking positive, so the body is in stable equilibrium। और इन स्टेबल लिखते वक्त थोड़ा सा गैप रखना, कभी कभार अनस्टेबल को भी इनस्टेबल करके ले लेते हैं लोग। ठीक है, इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, समझ में आया? चलिए आपको एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं ताकि योर आइडिया विल बी बेटर क्लैरिफाइड। फॉर in a region, or will write in a region u is equal to 4x square minus 4x square plus 8x। ठीक है, joules। find at what value of x, what value of x a body can be in equilibrium। specify type of equilibrium। कैसे करेंगे सॉल्यूशन? फॉर इक्विलिब्रियम आप कहोगे कि जब फोर्स इज इक्वल टू 0 मतलब du बाई dx इज इक्वल टू 0, मतलब डिफरेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर माइनस ड्यू बाई dx था। हाँ, माइनस ड्यू बाई dx 0 है का मतलब हुआ ड्यू बाई dx 0 है, तो ड्यू बाई dx इज इक्वल टू 0 हुआ तो कितना हुआ? डेरिवेटिव करिए, क्या आएगा? माइनस 8x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू कितना हुआ? 1। x इज इक्वल टू 1 पे इट इज कमिंग आउट टू बी 0।
ठीक है, तो हम कहेंगे बॉडी कैन बी इन इक्विलिब्रियम एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 1 बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। ये चीज हमें समझ में आया। अब ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, ये कौन सा इक्विलिब्रियम है हम जानना चाहते हैं। तो लेट अस फाइंड d by dx ऑफ du by dx। अभी du by dx निकाले थे, कितना था -8x + 2 8, उसका डेरिवेटिव निकालो क्या आ रहा है, देखो तो इट इज कमिंग -8 है कि नहीं। -8x का होगा -8 और 8 का होगा 0। क्या आया नेगेटिव, मतलब ये नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। सो टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम एट x इज इक्वल टू 1 इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आया क्या तरीका, समझ में आया। नेगेटिव आया तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, पॉजिटिव आया तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक्स क्या है इसमें समझ में आ गया। इसको लेके हमें आगे की चीजें करना है। ठीक है, सपोज हम कहेंगे कोई रीजन में पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन कुछ ऐसे दिखा है, इट इज प्लॉटेड लाइक दिस। मैं आपको कुछ वैल्यूज देता हूं, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ऐसा करके दिया है। पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन आपको दिखाया गया है। ठीक है, इन फिगर शोन find the direction of motion of a body when kept at x is equal to x1, x2 and x3। कोई बॉडी को x इक्वल टू x1 पे रखेंगे तो इसका मोशन किधर को होगा, है ना। अब देखो तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ऐसा है, सोचने की दो तरीके हैं। यहाँ पर अगर कोई बॉडी को रखेंगे, बॉडी का टेंडेंसी किधर जाने का है, टुवर्ड्स हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल एनर्जी। फ्रॉम हायर पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी जाने की कोशिश करता है कि लोअर टू हायर पोटेंशियल एनर्जी जाने की कोशिश करता है कोई बॉडी जब रखेंगे हायर टू लोअर। तो यहाँ पर और यहाँ पर देखो, इन दोनों में से अगर बॉडी को रखेंगे इधर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, इधर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है। तो बॉडी को यहाँ पे छोड़ देंगे, किधर जाने की कोशिश करेगा, टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट, क्योंकि इधर को पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है, इट विल गो इन दिस डायरेक्शन। समझ में आया क्या। तो एट x इक्वल टू x1 द बॉडी टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स अ पॉजिटिव x एक्सिस डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x एक्सिस। तो एट x is equal to x1 body tends to go towards lower potential energy configuration, lower potential energy position, and hence it tends to move towards पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ फोर्स देखेंगे तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट में x इक्वल टू x1 में ये जो u वर्सेस x डायग्राम है उसका स्लोप पॉजिटिव दिख रहा है कि नेगेटिव दिख रहा है। आप जानते हो कि ऐसा एक लाइन का पॉजिटिव स्लोप होता है तो ये नेगेटिव स्लोप होता है, ये जीरो स्लोप होता है, ये इनफाइनाइट स्लोप होता है ना। ये नेगेटिव स्लोप होता है, ये इनफाइनाइट स्लोप होता है, ये जीरो स्लोप होता है। अच्छा, तो बताओ एट x इज इक्वल टू x1 यहाँ पे इस पोजीशन पे बॉडी का जो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस x डायग्राम का स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। यहाँ पे इट इज डिक्रीजिंग, नो, सो स्लोप इज नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव है, फोर्स क्या होता है, माइनस ऑफ स्लोप।
माइनस ऑफ स्लोप हो गया मतलब फोर्स हो गया पॉजिटिव, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। समझ में आया क्या? इट विल बी द फोर्स हियर इज गिवन बाय क्या है, इट इज माइनस ऑफ du by dx I कैप, du by dx is looking to be negative here, so the slope is negative, so f is positive। सिमिलरली यहाँ पे स्लोप क्या है, स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप अगर पॉजिटिव है तो हम क्या कहेंगे, du by dx पॉजिटिव है तो फोर्स क्या हो गया, नेगेटिव है के, मतलब फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्स एक्सिस। फोर्स की टर्म पे भी देख सकते हैं और इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी देख सकते हैं कि बॉडी का टेंडेंसी हरदम होता है हायर से लोअर पोटेंशियल एनर्जी तक की तरफ जाने की टेंडेंसी होता है। तो यहाँ पर अगर छोड़ेंगे इधर जाने की कोशिश करेगा, यहाँ पर छोड़ेंगे तो इधर आने की कोशिश करेगा ताकि पोटेंशियल एनर्जी घटे इसका। तो सिमिलरली एट पोजीशन x इज इक्वल टू x2, सिमिलरली एट x इज इक्वल टू x3 क्या होगा, बॉडी विल टेंड टू मूव टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल एनर्जी। x3 से किधर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, राइट में जाएगा कि लेफ्ट में आएगा, किधर जाने से पोटेंशियल एनर्जी घटेगा आपको लग रहा है, इधर आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है। तो एट x इज इक्वल टू x3 बॉडी टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स, किधर जाने की कोशिश करेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस। द बॉडी विल टेंड टू मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस। किधर जाने की करेंगे बात बताओ, मूव टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, मूव टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, अच्छा एट x इज इक्वल टू x2 स्लोप क्या है, एट x इज इक्वल टू x2 स्लोप क्या है, जीरो, तो बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, नो फोर्स है ना। एट x इज इक्वल टू x2, एट x इज इक्वल टू x2 बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। और क्या आप लोग बता सकते हो कौन सा इक्विलिब्रियम में है, व्हाट इज द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम एट x इज इक्वल टू x2। हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, मैक्सिमम होगा तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या लग रहा है आपको, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है कि मैक्सिमम है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है कि मैक्सिमम है, मिनिमम है। मिनिमम मतलब कौन सा इक्विलिब्रियम है यहाँ पर, स्टेबल इक्विलिब्रियम। एट x इक्वल टू x2 बॉडी इन इक्विलिब्रियम, तो हम कहेंगे इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। ऐसे ग्राफिकली एनालिसिस करना पड़ेगा, समझ में आया। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन फिगर देके जेईई में भी आया, दे मे गिव यू u वर्सेस x डायग्राम बाय ए ग्राफ और बाय ए इक्वेशन। ग्राफ दिया है तो देख के आप पता कर लोगे किधर जाएगा, और इक्वेशन दिया है तो निकालने का तरीका थोड़ी देर पहले हम लोग देख लिए। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से देखो। इफ यू डेवलप एनी डाउट यू कैन आस्क मी, वी कैन रिपीट इट इन द नेक्स्ट क्लास। टाइम इज गेटिंग ओवर नाउ, लेट अस मीट अगेन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद।